और व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये तीनों जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को रिलेटेड लेके। एज आगे जो आप फर्दर जो आपका सर्किट वगैरह आएगा ना, तो उसमें ये तीनों ना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ समझ में नहीं आया होगा ना, तो आप फर्दर उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं पाएगा कि भाई कब कब क्या हो गया। तो उसके लिए आपको ये तीनों का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में ये तीनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, तब जाके आपको ये तीनों का अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो ईएमएफ समझने से पहले हम लोग समझते हैं सेल के बारे में, ठीक है। सेल, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक आपका थोड़ा बड़ा रहेगा और एक आपका थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला है ये हमारा पॉजिटिव एंड और ये हो गया हमारा नेगेटिव एंड, ठीक है। अब सेल का नाम सुन के ऐसा घबराओ मत, ठीक है। सेल हमारा सिंपल होता है, हमारा बैटरी, पेंसिल बैटरी जो यूज़ करते हो ना घर में रिमोट वगैरह में, बस वही है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा बैटरी में, क्या रहता है हमारा केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल के लेते हैं, ठीक है। क्या रहता है, केमिकल एनर्जी, उससे क्या निकलता है हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट, ये क्या करता है पूरे सर्किट में ना, जो भी आप सर्किट से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्दर, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है पूरे सर्किट में, ठीक है। अब हम यहाँ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख रहे, एज देखो होता क्या है ना कि अगर आप कोई भी बैटरी अगर आप एक सर्किट में जोड़ोगे तो धीरे धीरे करके ना उसका क्या कहते हैं ताकत खत्म होते रहते हैं। जैसे मान लो आप बैटरी खरीद के लाए, उसमें लिखा हुआ था 3 वोल्ट, ठीक है। आप इसको कोई भी सर्किट से क्या कहते हैं कनेक्ट करोगे तो फर्दर क्या होगा ना, ये धीरे धीरे कम होते रहेगा, आपको हमेशा कांस्टेंट 3 वोल्ट नहीं देगा, धीरे धीरे करके कम होगा, कभी 2.8, फिर करते करते 1.5, 1, फिर करते करते पूरा डिस्चार्ज मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। इस वजह से हम कांस्टेंट नहीं लेके, आपके बुक में लिखा था बट फिर भी हम आपको बता दिए कि कांस्टेंट नहीं रहता। अब एक और बात, एक बड़ा ना मिसकंसेप्शन है हर बच्चे के मन में या जो भी बताता है कि भाई बैटरी है ना, बैटरी या सेल जो भी है ना वो चार्ज प्रोड्यूस करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बैटरी या सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, वो बस चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक है। और इसको अगर आपको बेहतर हम समझाएं ना, तो समझो क्या होता है कि आपके घर में वाटर पंप होगा, ठीक है, नीचे रहता है, ठीक। वो क्या करता है, पानी को सिर्फ फ्लो करता है, मतलब नीचे से फ्लो करा के आपका टैंक तक लेके आता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा क्या होता है, सेल क्या करता है, सिर्फ चार्ज को सर्किट में फ्लो कराता है, बाकी कुछ नहीं करता, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। चार्ज हमारा एनर्जी ऐसे ही है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना आप उसको बना सकते हैं ना आप उसका कुछ उखाड़ सकते हो, ठीक है। तो वो बस क्या करता है, बस फ्लो कराता है, मतलब चार्ज आया इसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह आया, वो उसको कुछ एनर्जी देगा और वो जाएगा फर्दर सर्किट में खर्च करके, फिर वापस लूप चलते रहेगा। वही हमारा पंप के साथ होता है, मतलब जो वाटर पंप होता है, क्या होता है, वाटर है, वाटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो क्या करता है, वाटर में कुछ एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी जाता है, फिर वो ऊपर आता है हमारा जो टैंक है, फिर टैंक से नीचे नीचे हम लोग जो भी काम करते हैं, नल वगैरह खोलते हैं, तो फिर वहाँ से उसका एनर्जी ज़ाया हो जाता है। यही चीज़ होता है, ठीक है। इतना समझ जाओ कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बस चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक है। वो हम फर्दर एग्जाम्पल से आपको समझा दिए कि भाई वाटर पंप वाला एग्जाम्पल समझो, ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो आप समझ गए, ठीक है। यहाँ में एक सुंदर सा सेल भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या क्या चीज़ लिए हैं, एक हमारा एक ऐसा कंटेनर टाइप का है, इसमें हम लोग एक लिक्विड लिए हैं, लिक्विड नॉर्मल लिक्विड नहीं है, हम लोग यहाँ लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 आइडेंटिकल कंडक्टर भी लिए, जिसको अलग से स्पेशल नाम भी है, उसका नाम है इलेक्ट्रोड्स, क्या है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड है हमारा कॉपर का बना हुआ, एक इलेक्ट्रोड है हमारा जिंक का बना हुआ। तो ये जब ऐसे आप सर्किट बनाते हो ना, तो इसमें ना कुछ फर्दर रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब सिंपल, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो प्लस आपका रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। मतलब आपका एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाता है, तो इतना डीप जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ समझना है कि ईएमएफ होता क्या है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रोड पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा, तो अंदर कुछ
आपका रिएक्शन वगैरह, उस वजह से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। मतलब अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल एनर्जी बना, उस वजह से वो केमिकल एनर्जी हम लोग उसको फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करने के लिए। तो हम लोग क्या किए, इसको यहाँ से कुछ जैसे मान लो यहाँ हम बस एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा, ये नेगेटिव एंड है आपका कैथोड, यहाँ से क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि आपका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, मतलब इस तरफ। अब कोई भी चीज़ जब लूप में घूमता, मतलब कंप्लीट एक सर्किट में घूमता है, तो क्या होता है, पूरी तरह से वो ख़त्म होता है, आधा आधा अधूरा नहीं होता है, ठीक है। तो अब ज़रा समझना, यहाँ पे कुछ बहुत अलग होने वाला है, ठीक है। तो दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब ये सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव की तरफ गया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरफ गया। अब ये यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पॉजिटिव साइन इधर है और ये नेगेटिव टर्मिनल इधर है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, बेस्ट सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहना चाहेगा, ठीक है। बट होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ ट्रैवल करता है इस रूट में, तब जाके आपका ये सर्किट कंप्लीट होता है, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा भाई। देखो ये इस तरफ से आया, फिर ये लूप हुआ, ये लूप कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। अब ये ऐसा कराता कौन है, कौन कराता है, हमारा सेल कराता है, ठीक है। यही काम है हमारा सेल का, चार्ज को फ्लो कराते रहना, क्योंकि अगर देखो ये खुद से ही फ्लो करने लग जाता ना, तो सेल का हमारा दरकार ही नहीं रहता, कोई ज़रूरत ही नहीं रहता, ऐसे ही हम लोग को एनर्जी मिलते रहता, ठीक है। तो यही हमारा काम है ना, वो यही यहाँ पे जो एनर्जी है ना, यहाँ पे कुछ जैसे बैरियर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई बैरियर है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ में रहेगा, ये वाला बैरियर को छोड़ के नहीं जाएगा, नेगेटिव पास में जा रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब दोनों आसपास में रिपेल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये उसी की तरफ जा रहा है, समझ रहे। तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए, और ऐसा एनर्जी चाहिए जो कि ये वाला बैरियर को तोड़ के पार कर जाए, ठीक है। तो वही एनर्जी कौन देता है, इसको सेल देता है हमारा, ठीक है। वही एनर्जी कौन देता है, हमारा सेल देता है, बस, ठीक है। हमारा सर्किट कैसे ख़त्म हो रहा है, हमारा कैथोड से गया इलेक्ट्रॉन, एनोड में गया, फिर अंदर, ये तो बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट है, ये हमारा सेल के अंदर का मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा अंदर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह अंदर का करंट का डायरेक्शन भी होगा, इस तरफ है, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो करंट का भी हमारा बन गया लूप, इस तरह से आपका लूप बन रहा है करंट का, मतलब एनोड से आपका कैथोड गया, फिर लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड जा रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग ईएमएफ के बारे में अच्छे से। तो यहाँ सर्किट हमारा चल रहा था, कोई मसला नहीं था, बट हम क्या किए, सर्किट को कर दिए ओपन। मतलब मान लो यहाँ पे हम कोई ऐसे स्विच लगा दिए, इसको कर दिए हम ओपन, ठीक है। सर्किट हो गया ओपन, सर्किट ओपन हो गया तो मतलब इसके अंदर कोई क्या कहते हैं, करंट फ्लो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, सिंपल बात है। तो ध्यान से नोट करना है इसको, ठीक है। सर्किट ओपन है, करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, करंट कहीं से नहीं निकल रहा, ठीक है। when no current is drawn, मतलब कि आपका क्या है, सर्किट ओपन है, then the potential difference across the terminals मतलब आपका ये दोनों जो टर्मिनल है, ठीक है, इज कॉल्ड दी EMF। EMF का फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, वोल्टेज ही है, वो बस बहुत पहले नाम आया था, इस वजह से इसका नाम EMF रखा गया, ठीक है। हम क्या बोले,
दोबारा ध्यान से समझो, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज कॉल्ड द ईएमएफ। मतलब आप एक बैटरी लेके आए, उसमें से कोई भी आप करंट नहीं निकाल रहे हो, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल पे होगा ना, वही होगा हमारा ईएमएफ। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं हटाओ, आप सिंपली दुकान गए, दुकान से आप एक पेंसिल बैटरी लेके आए, ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये आपका बैटरी है और इस पर 12 वोल्ट का मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब आप दुकान से लेके आओगे तो कहीं से तो करंट आपका निकलेगा नहीं, आपका कोई फर्दर आप इसको कोई सर्किट से जोड़े नहीं हो, आप बस दुकान से जस्ट खरीद के लेके एकदम नया नया। तो ये जो आपका लिखा रहता है ना, उसका पलट को देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कितना वोल्ट है, 1.1 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट लिखा रहता है। तो वो जो वोल्ट लिखा रहेगा ना, वही हमारा ईएमएफ। मतलब आपका जो ओपन सर्किट में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, वही हमारा ईएमएफ। ठीक है, वो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, वो आपको फर्दर आगे मालूम चल जाएगा हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आपका डेफिनेशन क्या समझे, जब आपका सर्किट खुला हुआ रहेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके टर्मिनल्स के अक्रॉस रहेगा वही होगा हमारा ईएमएफ। ठीक है, अब इसका एक और डेफिनेशन है, उसको भी एक बार देख लिया जाए। वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज in taking a unit positive charge around the complete circuit, वही हमारा क्या है, ईएमएफ। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो वर्क डन है वो छोड़ो, आप क्या किए, एक टेस्ट चार्ज लिए और उसको मतलब पूरे सर्किट में घुमाए, तो जो वर्क डन होना ना आपके कंप्लीट सर्किट में, कंप्लीट सर्किट मतलब आपका आउटर भी प्लस आपका इंटरनल भी। इंटरनल मतलब जो आपका इस टर्मिनल के अंदर में जो भी आपका वर्क डन हो रहा होगा ना उसको भी, और आपका जो आउटर में भी जो वर्क डन हो रहा होगा उसको मिला के जो आपका वर्क डन आएगा आपका पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने को, उसको कहते हैं हम लोग ईएमएफ। ठीक है, जैसे मान लो ईएमएफ का हमारा सिंबल क्या होता है बता देते हैं। ईएमएफ का हमारा सिंबल होता है ऐसे करके, इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन। ठीक है, सिंबल का नाम है। ठीक, मतलब क्या बोल रहे हैं, आपका एप्सिलॉन क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, पूरे सर्किट मतलब आउटर वाला भी इंक्लूडेड है और इनर वाला भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग ईएमएफ। ठीक है, अब ईएमएफ कुछ 2-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसको नोट डाउन कर लो, बताते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा ही, फैक्टर्स ऑन विच ईएमएफ डिपेंड्स। तो पहला हमारा फैक्टर है वो हमारा कौन सा, आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोड का टाइप, कैसा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, और दूसरा हमारा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो। ठीक है, अब जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे उतना अच्छा आपका ईएमएफ होगा, अब जितना अच्छा तरह का इलेक्ट्रोड यूज करोगे उतना अच्छा आपका ईएमएफ होगा। और एक और बात, आपका ईएमएफ होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ईएमएफ आपका डिपेंड नहीं करता है। आप क्या करो ना, आप क्या करो, आपका इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो आप इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर का ही लिए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिए पतला पतला, और आप एक और जगह ले लिए एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा, इतना इतना बड़ा बड़ा ले लिए, तो उससे उसका ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मान लो कुछ 5 सेंटीमीटर के गैप पे आप रखे थे, ठीक है, दोनों का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर का, और उसी तरह आप एक और सेल लिए, उसमें भी आप ये चीज़ दोबारा किए, लेकिन उसमें जो सेपरेशन था आप उसको क्या कर दिए, 15 सेंटीमीटर कर दिए दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड्स का दूरी, लेकिन फिर भी ये उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा बात एक और, यहाँ पर अगर यहाँ डाइल्यूट H2SO4 लिए हो सेम कॉन्सेंट्रेशन का, और यहाँ पे मान लो 5 लीटर लिए है, ठीक है, उसी तरह ब्लू सेलम यहाँ बनाए, वहाँ मान लो 10-15 लीटर भी लिए ना,
तो भी आपका ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईएमएफ आपका दो ही चीज़ से फर्क पड़ेगा, वो आपका इलेक्ट्रोड आप कौन सा टाइप का यूज़ कर रहे हो, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वो कैसा है। अब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्दर अगर आपको इसमें कुछ नोट करने जैसा दिख रहा है तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग समझे कि इलेक्ट्रिक सेल कैसा दिखता है और ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह समझ गए। ठीक है, तो एक बार इलेक्ट्रिक सेल दोबारा यहाँ बनाते हैं, क्योंकि हमको इससे और एक चीज़ आपको समझाना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक जार है, जार में भरा हुआ है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे दो कंडक्टर है आपका। ठीक, एक मान लीजिए पॉजिटिव है, एक मान लीजिए नेगेटिव है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पे हम ये सर्किट को कर दिए कंप्लीट, और यहाँ पे लगा दिए हम एक बल्ब जो कि ग्लो करेगा। ठीक, यहाँ तक मसला नहीं है। तो ग्लो कब करेगा, जब ये सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, ग्लो करेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, आउटर सर्किट में पहले बताओ। तो आउटर सर्किट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है और ये हमारा करंट का फ्लो का डायरेक्शन है। एज ये दोनों उल्टा चलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, बस एक कन्वेंशन। तो अब अंदर देखते हैं, अंदर अगर ये लूप कंप्लीट होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में। ये वाला चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, और ऐसा क्यों होता है सब बता दिए कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है, फिर भी ये इस तरफ से इस तरफ जाता है। तो ये बैटरी का अपना कमाल होता है, सिर्फ ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें और गहराई में जानते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखो, ये अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से जाना है, हमारे को पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। ये क्यों जा रहा है ये आपको मालूम चल गया है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सिंपल सा कोई चीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना आयंस वगैरह भी होगा, कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे, कुछ नेगेटिव आयंस होंगे। तो क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कुछ अमाउंट ऑफ आपको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसका फ्लो में, जिसको हम लोग फर्दर क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर आयंस है, तो क्या करता है, इस जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, इसको इजीली होने नहीं देता है। अगर आयंस वगैरह रहता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे ना बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस मतलब क्या, आपको बैटरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारा आपका वोल्टेज बर्बाद हो जाता है। और वही वोल्टेज बर्बाद को हम लोग अलग से एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, छोटू v इज इक्वल टू आई अपॉन छोटू आर। अब यहाँ जो छोटू v है ना, इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप, और ये जो आई है हमारा सिंपल करंट, और ये जो छोटू आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम यहाँ पे आपको समझाए, वही है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो अंदर आपका खिचड़ी पक रहा है ना, आने जाने में जो दिक्कत दे रहा है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब हो क्या रहा है ना, कि बैटरी के अंदर ही उससे एक दुश्मन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को सही से जाने नहीं देता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। उस वजह से क्या होता है, बैटरी का खुद का जो वोल्टेज होता है ना, वो कम हो जाता है, खुद ही कम हो जाता है। मतलब कहते हैं ना कि हमें तो अपने ने बर्बाद किया, गैरों में कहाँ दम था। ये अंदर ये वाला सीन हो जा रहा है कि बैटरी के अंदर ही उसका दुश्मन बैठा हुआ है, और जैसे ही वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना, सर्किट ऐसे खत्म हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ बाहर, ठीक है, अंदर जैसे ही आएगा ना, अंदर कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। वही लॉस को कहते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज अगर आपको बोल रहा है कि हम ईएमएफ आपका दिया हुआ 13 वोल्ट, तो ये आपका 13 वोल्ट
ईएमएफ है, तो ये असल में आपका आउटर सर्किट में पूरी तरह से 13 वोल्ट नहीं दे रहा होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको आगे समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले आप समझो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपका जैसे ही आपका सर्किट वगैरह खत्म होगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो बाहर तो ठीक है घूम लिया, जैसे ही वो अंदर रहेगा तो अंदर क्या रहेगा, आयंस रहेगा, तो आयंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, मतलब हमारा जो बैटरी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज का कुछ क्या कहते हैं लॉस हो जाएगा, और वही वोल्टेज को लॉस क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज ड्रॉप। मतलब ये हमारे कोई काम के नहीं आया, बैटरी जितना देने वाला था उतना नहीं दे पाया, क्योंकि बैटरी के अंदर कुछ ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है, जानी दुश्मन, जो जैसे ही कुछ अच्छा काम करने आ रहा है वो कुछ ना कुछ उसमें घाटा करके दे रहा है। मतलब अगर हम आपको बोले कि हम आपको 5 सेब देंगे तो हम 5 नहीं दे रहे, मेरे अंदर ही कुछ अंदर वाला जानवर बैठा हुआ जो 1 सेब पहले ही खा जा रहा है, तो हम आपको सिर्फ 4 दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 एक कौन खाया, हमारा वोल्टेज ड्रॉप, मेरे अंदर ही एक दुश्मन बैठा हुआ, वही हमारा बैटरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कौन कौन से फैक्टर पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स on which the छोटू आर डिपेंड्स, ठीक है। पहला आपका क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ऐसा कैसे बच्चे समझते हैं इसको, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, ये हमारा है इलेक्ट्रोड, इतना लंबा इसका सरफेस एरिया। अब मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देखो ये यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर इसको यही वाला पाथ फॉलो करके आगे आना ना, सर्किट को कंप्लीट करना है, तो ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इसको जितना ज़्यादा जगह मिलेगा मतलब उतना कम रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ आया। अब मानो कि यहाँ पे एक और सेम चीज़ है, यहाँ पे इसका इतना छोटा सा ही इसका सरफेस एरिया, यहाँ पे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहीं पे आएगा छोटा सा जगह में, तो भसड़ जाना मच जाएगा, भसड़ जाना मच जाएगा, मतलब ट्रैफिक बढ़ गया ज़्यादा, ट्रैफिक बढ़ गया मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे होगा। तो मतलब आपका अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का बढ़ जाएगा ना, तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आप जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे ऑब्स्ट्रक्शन उसको उतना कम मिलेगा, तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ एक और चीज़ समझा दे रहे हैं कि हम यहाँ एक एरो लिखेंगे। अब मतलब ये बढ़ रहा है, ये वाला जो चीज़ है ये बढ़ रहा है, और ये जो छोटू आ रहा है ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा घट रहा होगा, ठीक है। घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। कि मतलब अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसके साथ क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सरफेस एरिया हम घटा दी तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया मतलब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। अब जरा इसके बारे में खुद से सोच के बताओ कि अगर ये बढ़ेगा, हमारा जो छोटू आ रहा है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। एग्जांपल भी दे देता आपको, जैसे मान लो ये है मन्नू का घर, ये है आलोक का घर, और ये है कहीं दूर में सुमित का घर। अब देखो इसके बीच में कितना दूरी है, बहुत कम दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे कम है। अब डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ट्रैफिक होने का चांसेस बहुत कम। अगर यहाँ पे ट्रैफिक मैक्सिमम भी हुआ ना तो यहाँ वाले ट्रैफिक को तो कभी वो मैच नहीं कर पाएगा। मतलब आपका डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगा आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, आपका डिस्टेंस जैसे से कम होता जाएगा आपका रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। सिंपल बात, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन को झेल के आना पड़ेगा। छोटा सा ही एरिया तो फट 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 आयन्स वगैरह भी फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी फ्लो करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन कम झेलने मिलेगा, मतलब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ा तो ट्रैफिक आपका ज़्यादा मिलेगा ना, अगर डिस्टेंस ही छोटा सा है, फट से पार हो गए तो क्या ही आपको मिलेगा ट्रैफिक। अब तीसरा है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब
जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब आपका आयंस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, आयंस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा मतलब यहाँ ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम रास्ता मिलेगा जाने के लिए। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अगर हाइयर है तो आपका छोटू आर भी ज़्यादा होगा। अब एक लास्ट है हमारा, वो है हमारा टेम्परेचर। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। जैसे हम लोग जो रेजिस्टेंस वाले पढ़े थे ना, उसमें क्या होता था कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था ना, आपका जो क्या कहते हैं छटपटाता था ना, वो अंदर के आइटम्स वगैरह छटपटाता था। यहाँ समझाते समझाते डर क्या होता है ना, हम लोग कोई भी चीज़ को हीट करते गर्म करते तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करता है मतलब जैसे मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग ऐसे हीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इसको हम लोग हीट दिए तो क्या होगा, ये पतला होता जाएगा। पतला होता जाएगा मतलब इसके पास क्या कहते हैं, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों आयंस के बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट पहले अगर मान लो ऐसे ऐसे करके आपका आयंस था तो क्या होगा, हम लोग इसको हीट दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपका दूर दूर हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आपका फ्लो ज़्यादा मिल गया। एक आपका ये है, और दूसरा आपका एक और है ना कि आपका रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस में क्या होता है, एटम वगैरह होता है, ठीक है। एटम वगैरह क्या करता है ना, छटपटाता, कैसे छटपटाता है, वो कहीं भी छटपटाता है, ऐसे 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 करके छटपटाने लगता है, मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होने लगता है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड है, डॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अब आयंस क्या होगा ना, आयंस ऐसे से नहीं छटपटाएगा, आयंस जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, उसको मतलब जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपका रिएक्शन होता है वो आपको केमिस्ट्री में सीखना, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में भागना चाहिए, जैसे इसी में ही देख लो, तो इसमें आयंस क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ से इस तरफ आएगा। तो अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ से आपका कोई आयन है इस डायरेक्शन में आने का खोज रहा है स्पीड में, तो अब देखो यहाँ पे बस एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे ये टकरा सकता है, बाकी ये यहाँ से निकल सकता है इजीली, यहाँ से भी इजीली निकल सकता है। तो बस ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टकरा के इसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, बाकी नहीं तो यहाँ फ्लो उसका अच्छा हो गया, कहीं से भी निकल सकता है। और अगर ये इसी डायरेक्शन में भी जा रहा है इसी के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, तो यहाँ भी इसको सिर्फ एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में, मतलब ये पीछे से आगे इसको मार दिया इलेक्ट्रॉन को या फिर आयन को, तब जाके ऐसा कुछ चांसेस आएगा। लेकिन यहाँ पे फ्लो का डायरेक्शन बहुत, मतलब क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस डायरेक्शन में आपका आयंस ना चल रहा होता, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और हम इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो भाई ये यहाँ पे भी टकरा सकता है, यहाँ भी टकरा सकता है, यहाँ भी टकरा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना नॉर्मल, उसमें टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें रैंडमनेस जो होता है वो ऐसे ऐसे छटपटाता है, बहुत जोर से छटपटाता है, तो उस वजह से टकरा टकरा के आता है, दिक्कत होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। एक तो आपका इलेक्ट्रोलाइट के चलते कि भाई कॉन्सेंट्रेशन आपका पतला हो जा रहा है, और दूसरा आपका ये वाला चीज़ अगर इसमें समझ में ना भी आए तो इलेक्ट्रोलाइट वाला समझ लेना, ठीक। अब ये तो हम बता दिए आपको, ठीक है। अब एक होता है सेल का रिप्रेजेंटेशन, वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। अब देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बच्चे, एक हमारा बड़ा, एक हमारा छोटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और इसी में क्या होता है ना, इसके जस्ट बगल में ही ऐसे 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 करके होता है, ठीक है। और ये पूरा एक ही आता है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये हमारा सेल है, सेल के बगल में ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम लोग जब सर्किट ऐसे बनाते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, तो ये हम लोग को समझने में इजी होता है, इस वजह से हम इसको ऐसे बगल में बना देते हैं। लेकिन असल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये सेल के अंदर ही है, सेल के अंदर ही ऐसे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसको अंदर बनाएंगे ना तो वो रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, इस वजह से हम लोग इसको बाहर बना देते हैं, ठीक है। और ये बाहर हमेशा जो आपका सर्किट है ना, इसके साथ हमेशा सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में लगाता है। अब सीरीज़ और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि हम आगे वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, तो चिंता लेने वाला बात नहीं है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसा रहेगा, सेल के जस्ट बगल में इस तरफ आपका रहेगा छोटा आर, जिसको कहेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमेशा आपका सीरीज़ में लगा रहेगा। और ये सेल आपका ये नहीं है, सेल आपका ये पूरा, मतलब ये इसके अंदर ही वाला पार्ट है, बस हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो उसको बाहर बना के से शो करते हैं, ठीक है। बाकी आपका यही, आपका टर्मिनल आपका यही होगा बैटरी का, ठीक है। नोट कर लो, अगर कुछ नोट करने ऐसा तो आगे बढ़ते हैं।
हमारी कश्ती भी वहीं जाके डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपना ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये शेर हम इसलिए दोहरा रहे हैं एज अभी हम उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बताएं कि सेल के अंदर ही ना उसका एक दुश्मन बैठा रहता है, कि मतलब सेल जितना बोलता है ना कि हम उतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, उतना वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर ही एक दुश्मन बैठा रहता है जो कि कुछ ना कुछ वोल्टेज अपने में ही खर्च कर देता है, अपने ही बर्बाद कर देता है। तो वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं आता। तो वो जो वोल्टेज बर्बाद करता है ना, उसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। तो अब इससे तो हम लोग ये मालूम चल गया कि भाई जितना ईएमएफ हमें जो दिखा रहता है कि हाँ बैटरी के पीछे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो उतना अपने को मिलता है। ये मालूम चल गया कि भाई 1.5 वोल्ट पूरी तरह से अपने को नहीं मिलेगा। तो मुद्दा ये आता है कि अब कितना मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको जानने के लिए ना समझना पड़ेगा टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज अब ये आया कैसे, निकालेंगे कैसे। तो जैसे मान लो हम बताएं कि कुछ अपने में ही खर्च कर देता है। जैसे मान लो हम तुमको बताएं कि हम तुमको 20 रुपये देंगे, ठीक है। अब हम क्या किए कि मेरे अंदर ही ना एक शैतान बैठा हुआ है, तो वो क्या किया ना 20 में से 10 ना पहले वो खर्च कर दिया, ठीक है। हम बोले थे तुमको 20 देंगे, लेकिन मेरे अंदर एक शैतान है जो कि वो पहले से ही 10 खर्च कर दिया। तो हम तुमको कितना दे सकते हैं, 10 ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकला, सिंपल बेसिक मैथ्स माइनस करके। तो ठीक, अब ये कैसे निकलेगा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज टीवी लिख रहे हैं, उसको कैसे निकलेगा। मेरे पास कितना था, 20 था, मतलब हमारे पास क्या है अभी कुल ईएमएफ, जिसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन, मतलब ऐसे करके लिखते हैं इसका सिंबल। अब इसमें से हम क्या निकाल दिए, वो शैतान जो खा लिया था। यहाँ पे शैतान हमारा कौन है, वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे लिखते हैं, छोटा v, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। ईएमएफ में से जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को निकाल देंगे तो जो हमारा बचता है ना, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। अब इसका क्या कहते हैं, डेफिनेशन देख लिया जाए। वो ये है कि when current क्या लिखे, when the current is drawn from the cell then the potential difference, potential PD मतलब potential difference across the two electrodes, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। ये में हमारा क्या था, when no current is drawn, मतलब हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो सेल था, ठीक है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे एक स्विच है। तो ये अभी हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी पोटेंशियोमीटर वगैरह लगा के चेक करेंगे ना, तो ये जो अपने को देगा ना वैल्यू, ये अपने को देगा ईएमएफ। और वही पोटेंशियोमीटर जब ये पूरे तरह से सर्किट कंप्लीट होगा तो जो वैल्यू देगा वो होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। मतलब अगर हम लोग सर्किट में से, मतलब बैटरी में से करंट निकाल रहे हैं ना, तो जो टर्मिनल वोल्टेज उसके टर्मिनल्स पे रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच में रहेगा, वो रहेगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। और वही अगर करंट हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ईएमएफ। और ईएमएफ बेसिकली हमारा ज़्यादा ही रहता है डिस्चार्जिंग मोड में, ठीक है। वो चार्जिंग वाला केस अलग हो गया कि आप जब बैटरी को चार्ज करते हो तो उसमें आपका ईएमएफ कम आता है, टर्मिनल वोल्टेज आपका ज़्यादा आता है, वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया कि करंट ऑन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। अब एक और आपका डेफिनेशन है, वो है हमारा वर्क डन वाला से, ठीक है। वर्क डन वाला ईएमएफ के लिए बताए थे, ठीक है। उसके लिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, उसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते छोटा सा। अब W है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। मतलब वर्क डन एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके जाने में जो होता है, ठीक है। वर्क डन हम पूरा नहीं लिख रहे, बस लिख रहे अराउंड दी कंप्लीट सर्किट, या बोलो इनसाइड प्लस आउटसाइड दी सर्किट, ठीक है। अब एक और है W डैश, और ये है
सिर्फ आपका आउटर द सर्किट, मतलब आउटसाइड द सर्किट कह लो, या टर्मिनल्स के बाहर वाला, जैसे मान लो ये है आपका 2 इलेक्ट्रोड, अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और यहाँ से आपका कनेक्टेड है बल्ब, ठीक है। तो इस टर्मिनल से, ये आपका आउटर टर्मिनल है, मतलब बैटरी सेल के बाहर वाला का, ठीक है। इस वाले टर्मिनल में, इस पॉइंट्स में ले जाने वाले जो वर्क डन होगा ना, इसको कह रहे हैं हम लोग W डैश। और इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो हमारा वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में, उसको कह रहे हैं हम लोग W डबल डैश। आपके बुक में छोटा W दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ W लिख रहे हैं, सब सेम जैसा हो जाएगा, इस वजह से हम उसको W डबल डैश करके लिख रहे हैं। और वो जगह इनसाइड दी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और आपका जो W है ना, W है आपका टोटल, मतलब आपके आउटसाइड वाले सर्किट में भी जो वर्क डन होगा, इनसाइड वाले सर्किट में, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड दी कंप्लीट सर्किट, मतलब पूरी तरह से। और आपका जो W डैश है ना, वो है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और तीसरा है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन दी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, मतलब अंदर में जितना वर्क डन होगा ले जाने में, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है, सॉरी वर्क डन नहीं, ये हम बस बता रहे हैं वर्क, कौन वाला वर्क, पूरा सर्किट में ले जाने वाला। वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला जो है ना, वो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो फॉर्मूला है हमारा EMF का और टर्मिनल वोल्टेज का और वोल्टेज ड्रॉप का, ठीक है। तो जैसे मान लो हम क्या बोले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द होल सर्किट, हो जाएगा हमारा EMF। उसी तरह आउटसाइड, मतलब सिर्फ बाहर वाले टर्मिनल में ले जाने वाला जो वर्क डन होना, उसको कहेंगे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। और इनसाइड वाले को कहेंगे W डबल डैश है जो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब पूरे सर्किट में ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा EMF, बाहर वाले में टर्मिनल वोल्टेज, अंदर वाले इलेक्ट्रोलाइट में जो हो रहा है वोल्टेज का, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया वर्क डन से रिलेटेड वाला फॉर्मूला, लेकिन एक है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला जो कि हमारे सर्किट में यूज होगा, कौन सा, ओम्स लॉ वाला। ओम्स लॉ क्या होता है भैया, अब इस वाली चीज़ को यूज़ करके बनाना है, ठीक है। अगर इसमें नोट ऐसा करने लायक कुछ लग रहा है तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये बस हम एक्सप्लेन करने के लिए तीनों वर्क डन को एक साथ कर लिए, एक्सप्लेन कर दिए। ये वाला हमारा था EMF के लिए, ये टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। वर्क डन समझ आ गया ना, बहुत ज़्यादा बोल दिए एक ही चीज़। अब ओम्स लॉ वाला जो था ना, वो वाले को अच्छे समझते, और उसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। अगर आपको वो चीज़ आप रिलेट कर लिए ना, तो भाई हम बता रहे सर्किट में कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है। अब जैसे कंपनी में ना क्या होता है, एक कंपनी ऐसे मान लो, ठीक है, कंपनी का है 2 पार्ट, एक मान लो हमारा प्रोडक्ट, मतलब यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता है, एक हमारा सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग होता है, ठीक है, यहाँ से बेच के एक्सपोर्ट। और एक है हमारा बॉस, मतलब CEO, मालिक। अब इसका एक HR है, HR मतलब मैनेजर, M1, और इसका एक मैनेजर है M2। अगर मान लो प्रोडक्ट वाले रीजन में कोई दिक्कत आता है, कोई मसला आता है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, M1 ही करेगा। जैसे मान लो X मसला आया, इसको कौन सॉल्व करेगा, M1 करेगा। उसी तरह M2 में अगर कोई मसला आया, Y मसला आया, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, M2 सॉल्व करेगा। लेकिन ये जो हमारा बॉस है, ठीक है, B बॉस, इसके पास कौन से मसले आएंगे, यही दोनों आएंगे भाई, यही मसले हैं इसके मसले। इसके मसले क्या है, X + Y बोथ, दोनों मसले इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये दोनों इसी के अंदर आते हैं, इसी को रिपोर्ट करेंगे कि भैया ये सब दिक्कत है, सही कर दो।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेट करो, यहाँ तक समझ गए कि ये बॉस है, ये दोनों का मसला, इसका मसला, इसका मसला सिर्फ इसका है, इसका मसला सिर्फ इसका है, ठीक है। अब ये जो बॉस है ना, बॉस कोई नहीं है, बॉस है हमारा ईएमएफ। प्रोडक्ट वाला जो है उसको लेट हम लोग मान लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और हमारा जो सेलिंग वाला है वो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो और यहाँ पे क्या है मसला, यहाँ पे मसला है एक सेकेंड, सर्किट बना लेते हैं तो छोटा सा। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सेल के अंदर ही आता है, हम बता चुके हैं पहले, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आउटर रेजिस्टेंस, और ये हमारा सेल, ठीक। तो यहाँ पे नहीं, पूरी तरह से सेल है, ठीक है, हटा देते इसको। अब ये इसमें कौन सा मसला गिनाएगा, इसका आर। वोल्टेज ड्रॉप में जो मसला रहेगा उसको कहेंगे हम लोग छोटू आर, जो कि हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस। और बॉस के लिए कौन सा मसला, बॉस के लिए है दोनों मसला, आर प्लस आर दोनों मसला, ठीक है। और आई तीनों के लिए सेम है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, आई मतलब करंट। अब देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं चेंज थोड़ी हो जाएगा, आपके पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो सही नहीं रहने वाला, अगर कम जा रहा है तो हर जगह कम जाएगा, अगर ज़्यादा जा रहा है हर जगह ज़्यादा जाएगा, ठीक है, आई हर जगह कॉन्स्टेंट है। तो अब यहाँ से क्या आपका फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर वाला लगाओ, क्या निकलेगा यहाँ से, V इक्वल टू आई आर, क्या हमारा ये, और यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला, आई आर क्या है हमारा सिंपल आर, यहाँ क्या है हमारा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, ठीक। अब आपका जो ये बॉस है ना, बॉस के अंदर सब आता है, बॉस के अंदर सब आता है, क्या आता है, बॉस के अंदर आते हैं सब, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब आप इसको फर्दर खोल सकते हो, जो कि बन के आपका यही आ जाएगा, बताते हैं आपको। जैसे EMF ऐसे ही रहने दो और टर्मिनल वोल्टेज को खोल दो, क्या बनेगा आपका I इंटू आर प्लस आई इंटू छोटू आर। अब यहाँ से I कॉमन ले लो, R प्लस आर, सेम सेम आ रहा है क्या, ये और ये सेम सेम दिख रहा है, ऑब्वियसली सेम ही है, दोनों सही है। देखो ये जो आपका हम ये फॉर्मूला लिखे ना, EMF इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, अभी हम पहले भी लिखे थे, क्या लिखे थे, ये तो रहा, वही तो है। EMF को हम इधर ले लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यही तो है, और ये भी तो वही है। ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते, जो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जो सर्किट वाले प्रॉब्लम आते हैं इसमें टर्मिनल वोल्टेज, EMF, वोल्टेज ड्रॉप सबका मिक्सचर, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कहीं आपको करंट दे देगा, कहीं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा, कहीं आपको टर्मिनल वोल्टेज दे देगा, कहीं आपको EMF दे देगा, ये सब दे देगा, तो ये बेस्ट फॉर्मूला है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, दिल खोल के लगा सकते हैं, आराम से आपका सर्किट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा, हम बहुत कोशिश की है इसको समझाने का। अब एक बार देख लेते हैं थोड़ा EMF और टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस। यहाँ छोटा सा आपका लिख दे रहे बस, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये हमारा EMF, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज। EMF जो है वो हमारा I पर डिपेंड नहीं करता है, I हमारा मतलब करंट, और ये हमारा डिपेंड करता करंट पे। मतलब आपका ज़्यादा करंट निकलेगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा आपका करंट निकलेगा उतना आपका टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अब एक और है कि आपका EMF हमेशा ग्रेटर रहेगा, ज़्यादा रहेगा टर्मिनल वोल्टेज से, अगर आपका डिस्चार्जिंग वाला पार्ट, डिस्चार्जिंग वाला मोड जो चल रहा है वो चल रहा है। अगर आपका चार्जिंग वाला मोड रहेगा तो आपका ऑब्वियसली टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, वो स्पेशल केस हो जाएगा। लेकिन ऑन जनरल हमेशा डिस्चार्ज ही होता है बैटरी, हम लोग बैटरी से हमेशा पावर ही लेते हैं, तो आप ये चीज़ देखोगे। और तीसरा आपका एक और एक चीज़ देख सकते हो कि आपका जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
अराउंड दी कंप्लीट सर्किट। ठीक है, मतलब इनसाइड प्लस आउटसाइड, और इसमें सिर्फ आउटसाइड दी आउटसाइड दी सर्किट, मतलब क्या बोले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट, या फिर आउटसाइड द सर्किट प्लस इनसाइड द सेल ऑल्सो। और इसका हमारा सिर्फ आपका आउटसाइड, मतलब आपका जो बैटरी से टर्मिनल जो जॉइंट रहेगा ना, जैसे मान लो ये आपका बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से जो आपका मान लो यहाँ पे कोई आपका बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो आपका वर्क डन होगा वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज, और ईएमएफ है हमारा पूरा का पूरा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके पूरा ले जाने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसको कहेंगे हम लोग ईएमएफ। यहाँ हम पूरा नहीं लिखे वरना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हम आपको बोल बोल के ही बता दे रहे हैं। बाकी हम मेन पॉइंट तो यहाँ लिख ही दिए हैं कि पूरा सर्किट में और सिर्फ बाहर वाला सर्किट में। तो इसी के साथ आपका जो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला चीज़ था वो पूरी तरह से हम समझाने का कोशिश किए। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, और नीचे लाइक वाला बटन भी है। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप फर्दर इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का फ़ायदा हो। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कैसे भी डाउट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें पूछ सकते हो। और एक और बात, हमारे नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, आप जाके उसमें ज्वाइन करें। फर्दर आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है ना, वो चाहते तो हम ये वाले पार्ट में इंक्लूड कर सकते थे, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मेरे ख्याल से अभी भी ये शायद 40-45 तक पहुंच गया होगा, बट अगर हम उसको भी ज्वाइन करें तो शायद 1 घंटा से ऊपर हो जाए। और मे बी हम कुछ क्वेश्चन हम उसमें करवाने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में, तो वो अगर 1 घंटा का लेक्चर हो जाता तो हम शायद नहीं कराते, हम सिर्फ कॉम्बिनेशन बता देते कि भाई ये सीरीज़ है, पैरेलल है, समझ जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। तो वो लेक्चर आएंगे तो उसमें हम कुछ सवाल भी लेके आएंगे तिगड़म जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। तो मिलते हैं आपसे उस लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।